Hi guys, this is my namaskar to all of you. I am Anjali Kashyap. हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो क्लास 10 का फेडरलिज्म है। इसका एक वीडियो हम लोग देख चुके हैं आगे के उसमें, ठीक है। ये हमारा सेकंड वीडियो होगा इस चैप्टर का। फर्स्ट वीडियो में हमने फेडरलिज्म का कंसेप्ट पढ़ा, ठीक है। इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फेडरलिज्म के की फीचर्स, कि भाई कैसे कह सकते हैं कि आप कुछ फीचर्स को देखकर कि इस देश के अंदर फेडरलिज्म को फॉलो किया जा रहा है, फेडरलिज्म का कंसेप्ट है, ठीक। चलिए एक एक करके हम लोग फेडरलिज्म के फीचर पढ़ते हैं। पहला, देयर आर 2 मोर लेवल्स और टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि पहला फीचर क्या होता है, जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसका, कि भाई जिस देश में फेडरलिज्म फॉलो हो रहा होगा वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट के लेवल होंगे। 2 या 2 से ज़्यादा, मे बी 2 हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड अर्बन एरियाज़ में MCD, रूरल एरियाज़ में पंचायतें, जिन्हें हम कहते हैं लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। चलिए देखिए, लोकल गवर्नमेंट का जो कंसेप्ट था ना, वो कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब मेंशन नहीं किया गया था। लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट अलग है। 73rd अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में और 74th अमेंडमेंट हुआ, तब लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट जो है वो अर्बन एरियाज़ में और रूरल एरियाज़ में डाला गया था। जितना ज़्यादा पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाएंगे, जितना ज़्यादा पावर्स को आप बांटते चले जाएंगे, उतना ज़्यादा फेडरलिज्म को फॉलो करेंगे, क्योंकि फेडरलिज्म का मतलब ही यही होता है कि पावर्स को शेयर करना। जितना ज़्यादा पावर्स को शेयर कर रहे हैं, बांट रहे हैं, फेडरलिज्म के कंसेप्ट में हम आते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो किसी भी देश में अगर आपको देखना है कि वहाँ फेडरलिज्म फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, कंसेप्ट है नहीं है, तो वहाँ देखिए गवर्नमेंट की फॉर्म्स देख लीजिए। लेकिन एक चीज़ और याद रखना, गवर्नमेंट की फॉर्म हो सकती हैं डिफरेंट सेंट्रल और स्टेट। सिर्फ सेंट्रल और स्टेट को देख करके आप ये मत बोल देना फेडरलिज्म है। साथ ही साथ ये भी देखना कि उनको जो पावर्स मिली हुई हैं दोनों को, उनका सोर्स क्या है। अगर सोर्स कॉन्स्टिट्यूशन है तो कहीं ना कहीं दोनों को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिली हैं और दोनों अपने अपने क्षेत्रों में फ्रीली काम कर रहे हैं, तब आप बोल सकते हैं कि हाँ जी, इस देश में फेडरलिज्म का कंसेप्ट फॉलो हो रहा है। सिर्फ एक फीचर नहीं देखेंगे, 1 बाय 1 सारे फीचर्स देखेंगे, ठीक है। सेकंड फीचर हमको बोल रहे हैं कि डिफरेंट टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन, बट ईच टियर्स हैज़ इट्स ओन जुरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। डिफरेंट लेवल जो होते हैं गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की जो बात कर रहे हैं, ये गवर्न जो करते हैं वो सेम सिटीजन्स को करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग हैं, अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे मैं दिल्ली में रह रही हूं, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर हमारी स्टेट गवर्नमेंट वो मुझे गवर्न करेगी, हम लोगों को गवर्न करेगी जो दिल्ली में रह रहे हैं। हमारी नेशनल गवर्नमेंट हो गई, ठीक है, वो फिर अगेन हम ही सिटीजन्स को गवर्न करेगी। लोकल गवर्नमेंट भी हमको ही गवर्न करेगी। मतलब सिटीज़न तो सेम रहेंगे, गवर्नमेंट आपकी अलग अलग होंगी, लेकिन गवर्न करने का जो उनका जुरिसडिक्शन होगा, अधिकार क्षेत्र होगा ना, वो उनका जो है निश्चित कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे सिंपल वर्ड्स में देखें तो हम कुछ टैक्स जो होते हैं, जो हम टैक्स देते हैं, कर देते हैं, कुछ टैक्स हम अपनी स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं, हम लोग जैसे कुछ टैक्स हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, नेशनल गवर्नमेंट को देते हैं, हम जैसे, मतलब मैं टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को ही पे करूँगी, मैं टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पे करूँगी मैं, ठीक है। सिटीज़न तो सेम रहा है, ठीक है ना, लेकिन गवर्नमेंट अलग अलग है। तो हमसे यही बोल रहे हैं, हर एक गवर्नमेंट का अपना एक जुरिसडिक्शन होता है, जो वो कानून बनाने को उनको जो टॉपिक दिए गए हैं वो उनको अलग अलग दिए गए हैं। वो उन्हीं चीज़ों पर कानून बना सकते हैं, अपना जुरिसडिक्शन है उनका कानून बनाने का। किसी दूसरे के मामलों में इंटरफेयर नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी कानून बनाने के क्षेत्र में। अगर बात आती है, जैसे सबको टॉपिक दिए गए, आगे जाके हम टॉपिक भी पढ़ेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन से टॉपिक दिए गए हैं कानून बनाने के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को कौन से दिए गए हैं, ठीक है। तो दोनों को अपने अपने स्पेसिफिक टॉपिक दिए गए हैं कानून बनाने के लिए, लॉज बनाने के लिए, और उनका अपना वो जुरिसडिक्शन होगा
वो अपना जुरिस्डिक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे। सिंपल वर्ड्स में देखते हैं ना, देखो ऐसा होता है जैसे कि हमारे पास कोर्ट्स लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट का अपना जुरिस्डिक्शन है, हाई कोर्ट का अपना जुरिस्डिक्शन है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का अपना जुरिस्डिक्शन है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपने जुरिस्डिक्शन से परे पार नहीं जा सकती, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, सुनवाई करने की। दूसरा, हाई कोर्ट की अपनी जुरिस्डिक्शन है सुनवाई करने की, कुछ केसेस को वो ले सकती है, कुछ को नहीं ले सकते, जो आपके हाई कोर्ट्स होते हैं, ठीक। तो सबको अपना अपना जुरिस्डिक्शन दिया गया। जुरिस्डिक्शन मतलब लीगल अथॉरिटी दी गई है, भाई आप इस लीगल अथॉरिटी से परे नहीं जा सकते हो, ठीक। चलिए, तीसरा होता है दिस jurisdiction of respective level or tiers of the government are specified in the constitution, so the existing authority of each tier of the government is constitutionally guaranteed। क्या कह रहे हैं, देखो जो jurisdiction होता है रिस्पेक्टिव लेवल का, रिस्पेक्टिव लेवल मतलब स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का, इसे कॉन्स्टिट्यूशन ने डिफाइन कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन में बता दिया गया है, ठीक है, कि भाई आपका ये जुरिस्डिक्शन है, आपके ये टॉपिक है, इन पे आप कानून बनाइए, ये जुरिस्डिक्शन, ये टॉपिक, इन पर स्टेट कानून बनाएगी, इस तरीके से। तो एग्जिस्टेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लोकल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का, अगर वो हैं, उनको जो अथॉरिटी मिली है वो उन्हें गारंटीड है कॉन्स्टिट्यूशन से, कोई नहीं छीन सकता भाई, क्योंकि सोर्स जो है उनका कॉन्स्टिट्यूशन है। हमारे देश में सुप्रीम लॉ जो मानते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन सेंट्रल स्टेट को पावर दे रहा है, लोकल बॉडीज़ को पावर दे रहा है, तो पावर छीनने का हक भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन रखता है, ठीक है गाइस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4.4 फीचर, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सच चेंजेस रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों चीज़ें ध्यान से सुनिए। द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल प्रोविजन होते हैं, मेन प्रोविजन जो होते हैं, अगर उनको चेंज करना है तो उसके लिए एक ही जो गवर्नमेंट की फॉर्म है या एक ऑर्गन है वो चेंज नहीं कर सकता है वो, ठीक है। उसमें क्या होगा, मेन अगर कोई प्रोविज़न को चेंज करना है तो उसमें कंसेंट, सहमति, इच्छा दोनों ही गवर्नमेंट के लेवल की ली जाएगी। हमारे देश में देखिए, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जब उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना के तैयार करा, वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसके अंदर मिस्टेक्स नहीं होंगी, एरर्स नहीं होंगे। वो ये बात अच्छी तरीके से जानते थे। वो ये भी जानते थे कि जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी प्रोविजंस जो हैं वो पुराने ना हो जाएं, उनका कोई अहमियत नहीं रह जाए आने वाले टाइम में, क्योंकि जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है ना, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो उन्होंने कोई ऐसा नहीं बोला कि भाई पवित्र है, बहुत ज़्यादा पवित्र है, इसे आप छू नहीं सकते, इसमें चेंजेस नहीं कर सकते, नहीं। उन्होंने कहा जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होगी वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आप चेंजेस कर सकते हो, ठीक। तो उन्होंने हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के कुछ तरीके बताए हैं। अगर आप देखेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स उठा के देखेंगे, कुछ में ऐसा बोला गया है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ईजिली चेंज कर सकते हैं। इतना भी टफ नहीं बनाया है कि कॉन्स्टिट्यूशन को छुआ ही नहीं जा सकता है, चेंज नहीं कर सकता। कुछ प्रोविजंस में बहुत ईजिली चेंज किया जा सकता है सिंपल मेजॉरिटी से। कुछ प्रोविज़न अगर आपको चेंज करने हैं, आर्टिकल आप 368 पढ़िए, उसमें क्या लिखा है कि कुछ प्रोविजंस को अगर आपको चेंज करना है तो स्पेशल मेजॉरिटी आपको लेनी पड़ेगी, ठीक है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस को चेंज करना चाहते हैं तो एक जगह ऐसा भी प्रोविज़न है भाई कि आपको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको आधे से ज़्यादा जो स्टेट्स हैं भारत के, उनकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, उनकी रजामंदी लेनी पड़ेगी, ठीक। क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे उनके माइंड में एक चीज़ चल रही थी कि कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना इतना भी टफ ना बनाया जाए कि उसकी जो इम्पोर्टेंस है चेंज करना अभी हमें है, उसमें चेंज ही ना हो सके, उसकी इम्पोर्टेंस ही कम हो जाए, और इतना ईजी भी हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस जो हैं वो ना करने लगें कि भाई डेली इसके अंदर जो है वो अमेंडमेंट होते रहें। तो एक पूरा प्रोसीजर को फॉलो किया गया है। कुछ चीज़ों में कॉन्स्टिट्यूशन में
कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस में आसानी से चेंजेस हो सकते हैं और कुछ में चेंजेस करने के लिए एक स्पेशल मेजॉरिटी को हमको कवर करना पड़ता है। तो हमसे इसी पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि जो फंडामेंटल प्रोविज़न होते हैं, मेन प्रोविज़न जो होते हैं, उनमें अगर आपको चेंजेस करना है तो उसमें सिर्फ एक ही गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकती है, उसमें कहीं ना कहीं स्टेट की कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो जहाँ पे कंसेंट ले ली उन्होंने, वहाँ पर पावर डिवाइड हो रही है एक तरीके से, वो उनके ऊपर डिपेंड हो गए, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसीलिए फेडरलिज्म का प्रोविज़न, फेडरलिज्म का कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, जहाँ पे पावर्स डिवाइड हो रही हैं। अकेली सेंट्रल को पावर नहीं दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए, मेन प्रोविज़न को चेंज करने के लिए स्टेट की सहमति लेना भी ज़रूरी है, और यही हमारा फेडरलिज्म का एक और फीचर है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़े 4 फीचर, रिकॉल कर लेते हैं। पहला फीचर क्या होता है कि भाई फेडरलिज्म जो होगा वहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट ज़रूर आपको देखने को मिलेंगी। दूसरा फीचर, दूसरा ये होता है डिफरेंट टीयर्स होते हैं गवर्नमेंट के, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना, तो डिफरेंट टीयर्स जो भी गवर्नमेंट के होते हैं, गवर्नमेंट तो अलग अलग होंगी लेकिन सिटीज़न सेम होंगे। कहने का मतलब है कि सिटीज़न जो है वो गवर्न किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी, लोकल गवर्नमेंट के द्वारा भी और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी। ठीक, तीसरा हमने पढ़ा कि तीनों को, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को जो भी पावर्स दी गई हैं वो अपने अपने क्षेत्र में फ्री हैं उन पावर्स को यूज़ करने के लिए, क्योंकि उनको जो पावर दी गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें दी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेट सोर्स हो गया उनकी पावर को देने का और छीनने का। ठीक, चौथा हमने पढ़ा कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न में अगर चेंजेस करने हैं ना तो अकेली सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं कर सकती है, वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट्स की सहमति लेना भी ज़रूरी होगा। ठीक, चलिए पांचवा फीचर पढ़ रहे थे, पांचवा फीचर पढ़ते हैं। पांचवा फीचर फेडरलिज्म का क्या बोलता है जी? ये कह रहा है कि कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। The highest courts act as an umpire if dispute arises between different level of the government in the exercise of their respective powers. क्या कह रहे हैं देखिए, courts have the power to interpret the constitution and the power of different level of the government. Constitution के किसी भी प्रोविज़न को लेकर के, उसकी एक्सप्लेनेशन को लेकर के, व्याख्या को लेकर के कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है, कोई भी लड़ाई होती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से किसी भी प्रोविज़न को एक्सप्लेन करती है, स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से करती है। इस चीज़ को लेकर के दोनों के बीच में अगर कोई भी झगड़ा हो जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो उस झगड़े को, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने का काम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट जो है हमारे, उनको दिया गया है। ठीक है, तो द हाईएस्ट कोर्ट जो है वो एक एम्पायर की तरह काम करता है। ठीक, इफ़ कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाता है बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट की पावर्स को लेकर के हो जाए, प्रोविजंस को लेकर के हो जाए कॉन्स्टिट्यूशन के कि इसकी व्याख्या इस तरीके से होनी चाहिए, ठीक, अपनी अपनी पावर्स को लेकर के लड़ाई हो रही है कि ये टॉपिक तो मुझे मिला, ये आपको नहीं मिला है, अभी टॉपिक भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उस चीज़ को लेकर के अगर कोई भी इशू हो जाता है तो उसकी एक्सप्लेनेशन करने का काम, व्याख्या करने का काम सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट का भी अपना अलग जुरिस्डिक्शन उनको दिया गया है। ठीक, 6th फीचर क्या करते हैं, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। क्या कह रहे हैं, देखिए, बिना आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आपने दे दी सेंट्रल को, स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक, लेकिन उनके पास उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करने के लिए पैसे नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिक ऑटोनॉमी उनको नहीं दी है, तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन कर दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के अपने अपने क्या क्या जुरिस्डिक्शन होंगे रेवेन्यूज़ लेने के लिए, उनकी क्या पावर होंगी उनकी अपनी, क्योंकि बिना रेवेन्यू के, बिना पैसों के रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी फॉर्म जो है गवर्नमेंट की पूरा नहीं कर सकती है। ठीक है, दोनों को फाइनेंशियल ऑटोनॉमी जो है, ऑटोनॉमी का मतलब होता है पूरी स्वायत्तता, स्वतंत्रता जो है वो दी गई है। फाइनेंशियल मतलब इकोनॉमिक, फाइनेंशियल मीन्स आर्थिक स्वतंत्रता उनको दी गई है। ठीक है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। ठीक, 6 फीचर्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अपना 7th फीचर पढ़ते हैं फेडरलिज्म का। 7th फीचर क्या बोल रहा है, 7th फीचर स्टेइंग दैट
द फेडरल सिस्टम दस द डुअल ऑब्जेक्टिव, जो फेडरल सिस्टम है आखिर वो है क्यों, वही चीज़, इसके अपने दो ऑब्जेक्टिव है, दो उद्देश्य पूरा करने के लिए फेडरलिज्म के कंसेप्ट को हमने जो है अपनाया है। ठीक क्या? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, देश की रक्षा हो, देश की एकता को प्रमोट किया जा सके, बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। और इसी सेम टाइम पर जो स्टेट्स हैं उनकी जो रीजनल डाइवर्सिटीज़ है, जो वो कल्चर में अलग अलग हैं, उनकी लैंग्वेज अलग है, पहनावा अलग है, ठीक, उसको भी बनाया रखा जा सके, इसीलिए फेडरलिज्म के कंसेप्ट को लिया जाता है। ठीक, देखिए आगे क्या कह रहे हैं। Therefore, sorry, yeah, 1 minute, yes, ठीक है, चलिए। तो फेडरल सिस्टम 7 फीचर क्या है? द फेडरल सिस्टम जो है एक तरीके से दो ऑब्जेक्टिव्स को लेके चल रहा है, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री व्हाइल एट द सेम टाइम एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। देयरफॉर, इसीलिए 2 एस्पेक्ट जो होते हैं, ठीक है, तो 2 aspects are crucial for the institution and practice of federalism. Government at different level should agree to some rules of power sharing. जो गवर्नमेंट है डिफरेंट लेवल की, उनको कुछ रूल्स पर एग्री करना पड़ेगा, मतलब जो टॉपिक उनको दिए गए हैं उन्हीं टॉपिक पे वो कानून बना सकती हैं, ठीक है। एक चीज़ और देखिए, फेडरलिज्म का कंसेप्ट तभी सक्सेसफुल है जब दोनों ही स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही एक दूसरे पे ट्रस्ट करें, जो टॉपिक उनको दिए गए हैं वो उन्हीं टॉपिक पर लॉज बनाएं, एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर ना करें, लेकिन साथ ही साथ एक दूसरे को कोऑपरेट करें। ये जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है वो इस चीज़ पर काम करता है। तो क्या कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ द पावर शेयरिंग। जो गवर्नमेंट हैं डिफरेंट लेवल्स पर उनको कुछ रूल्स पर एग्री होना पड़ेगा, एग्री होना चाहिए पावर शेयरिंग की, ठीक है। दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाई इट्स पार्ट ऑफ एग्रीमेंट। जो एग्रीमेंट हुआ है, क्या एग्रीमेंट हुआ है कि इतने सब्जेक्ट्स आपको दिए गए हैं लॉज बनाने के लिए, इतने सब्जेक्ट्स मेरे पास हैं, मैं उन्हीं टॉपिक पे लॉ बनाऊंगा, आप इन्हीं टॉपिक पे लॉ बनाइए, हम एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे लेकिन एक दूसरे को कोऑपरेट ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो फेडरल सिस्टम दो चीज़ों को उद्देश्य मानता है, ठीक है। एक तो म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, एक दूसरे पे विश्वास रहेगा, एक दूसरे पे विश्वास मीन्स अपने अपने मामलों में जो है वो कानून बनाएंगे, दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, साथ साथ में शांति से रहेंगे, ये एग्रीमेंट हमारा हुआ था। तो 7 फीचर जो फेडरलिज्म के थे वो हमने अभी पढ़े, ठीक है ना। 7 फीचर इज़ वेरी सिंपल, आप अपने वर्ड्स में भी बना के लिख सकते हैं, नहीं ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ बुक की लैंग्वेज को यूज़ करें। आपको समझ में आ गया, अपनी लैंग्वेज में लिखिए, इजी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। तो फीचर्स आज हमने पढ़े, फीचर्स फेडरलिज्म के, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। इंडिया में कौन सा फेडरलिज्म का टाइप जो है फॉलो किया जा रहा है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।